हेलो फ्रेंड्स, 2023 का हम लोग सेट कर लिए थे। आज 2024 का सेट करेंगे और कल हम लोग कर लेंगे 2025 का। तो 2024 का सेट करते हैं। वही काम बहुविकल्पीय से शुरू होता है। 2024 उससे पहले 2023 का एक क्वेश्चन था, उसको हम कर लेते हैं। वही क्वेश्चन नंबर 2, वो दिख नहीं रहा था पेपर में सही से। वो उसमें पूछा था कि जो 0 होता है इसको रोमन नंबर में क्या कहते हैं, रोमन में किससे डिनोट करते हैं, रोमन में किससे प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, करते हैं। सही उत्तर क्या होगा? जो ऑप्शन दिया था उनमें से किसी, इनमें से किसी नहीं, मतलब उसमें जो ऑप्शन दिया था उसमें होगा इनमें से किसी से नहीं, इनमें से कोई नहीं। जो ऑप्शन दिया था उसमें सही होगा इनमें से कोई नहीं। अब क्यों इनमें से कोई नहीं सही होगा, देखिए। 2023 वाले पेपर में दूसरा क्वेश्चन था, पेपर में सही से दिख नहीं रहा था, तो उसमें पूछा था 0 या 0 दिया था, पूछा था इसको रोमन में किससे प्रदर्शित करते हैं, या 0 को रोमन में किससे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये लिख ले, रोमन में किससे प्रदर्शित करते हैं। तो ऑप्शन जो था वो दिया था उनमें से सही ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि 0 के लिए कोई नोटेशन बना ही नहीं है रोमन अंक में। क्यों? क्योंकि जब रोमन अंक बनाया गया, रोमन अंक की जब शुरुआत हुई तब 0 की खोज नहीं हुई थी, इसीलिए 0 का कोई नोटेशन वो लोग रखे ही नहीं। तो 0 के लिए कोई नोटेशन रोमन अंक में नहीं बना है। अब हम करते हैं अपना सेट 2024 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरा छूट गया था, उसमें दिख नहीं रहा था, तो हम क्या इसमें करवा दें आपको। मैं बोला भी था कि उसमें करवा दूंगा 24 वाले में। चलिए 24 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है 0.6 इंटू 0.4 की वैल्यू। हम आपको पहले ही बताए हैं, जो दिया हो उस नंबर को गुणा कर दो, पॉइंट हटा के 6 चौके कितना होता है 24, 24 लिख दो। अब देखो कितने डिजिट बाद पॉइंट लगा है, एक डिजिट यहाँ, एक डिजिट यहाँ, 2 डिजिट बाद लगा है, गिन लो, 1 और 2 डिजिट पॉइंट लगा दो। पॉइंट से पहले 0 बढ़ा देते हैं, ना भी बढ़ाओ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम देख लेते हैं फिर। 0 बढ़ा दिए, तो पहला हमारा ये हो गया, ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या सही है? ऑप्शन नंबर 3 सही है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 24% 96 है। माना संख्या x है, माना संख्या x है, तो x का 24% कह रहा है 96 है। x का 24% कितना है? 24% क्या है? 96 है। ठीक है, तो x का मतलब गुणा 24% मतलब बटे में 100, 96 मतलब 96, तो x गुणे 24, 100 को उधर भेज दो, कितना हो जाएगा? 96, 100 हो जाएगा। 24 से काट दो, 24 अगर ऐसे आप ना समझ पाओ, x बराबर क्या हो जाएगा? 96, 100 गुणे 24। ठीक है, 24 से काट दो, 24 अक्कम 24, 24 चौका 96, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। यही 400 हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 3 ये भी सही है। ये हो गया हमारा दूसरा। तीसरा कह रहा है तिर्यक रेखा एक और के अंतःकोणों का योग कितना होता है। देखो तीसरे, दो कोई मान लो पैरेलल लाइन दिया हुआ है, दो समांतर रेखाएं हैं, उसको जब कोई एक तिर्यक रेखा काटेगा तो इसका अंतःकोण का योग पूछ रहा है। मान लो ये कोण ए है और ये कोण बी है, तो एंगल ए और प्लस एंगल बी, इसका सम होता है 180, और 180 को हम क्या बोलते हैं? संपूरक कोण बोलते हैं। जब दो कोणों का योग 180 हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? संपूरक कोण बोलते हैं। ठीक है, तो तिर्यक रेखा के अंतःकोणों का योग क्या होता है? संपूरक होता है। इसमें दिया है कि कोटिपूर्ण होता है, संपूर्ण होता है, पूरक या संपूरक होता है, तो क्या होता है? संपूरक होता है। ठीक, संपूरक कोण होता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सही है। याद रखिएगा आप लोग, कोण क्या होता है? संपूरक होता है।
तीसरा हो गया। क्वेश्चन नंबर चौथा करते हैं। चौथा करा किस संख्या में 3 का स्थानीय मान सबसे कम है। देखो चौथा क्वेश्चन, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। चार ऑप्शन दिया हुआ है। कौन सा? 32 450, 43 40, 111 30, सॉरी 11 30 है, और 143। इसमें कह रहा है कि 3 का स्थानीय मान सबसे कम किस में है। इसमें 3 का स्थानीय मान आपको पता है, 3 लिखो 1 2 3 4 जीरो बढ़ा दो, 3 लिखो 3 के बाद 2 डिजिट 2 जीरो बढ़ा दो, 3 लिखो 3 के बाद 1 डिजिट 1 जीरो बढ़ा दो। इसमें 3 3, तो सबसे कम क्या है? 3 ही तो है। अरे भैया 30 जा रहे हैं, 300 है, 30 है, तो 3 है, तो सबसे कम कितना है? 3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही है? चौथा हमारा एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 4 एकदम आसान आसान सा, आप लोग को समझ में आ गया होगा। दो क्रमागत पूर्णांकों का अंतर कितना होता है? 5 भी इसी में कर लो। दो क्रमागत पूर्णांकों का अंतर हमेशा क्या होता है? 1 होता है। दो क्रमागत पूर्णांकों का अंतर हमेशा क्या होता है? 1 होता है। आप लोग याद कर लो। देखो कैसे क्रमागत पूर्णांक क्या? 1 2 3 4 5 6 सब क्रमागत तो है। 1 के बाद 2 क्रमागत, 2 के बाद 3 क्रमागत। तो 2 में से 1 निकाल दो, कितना बचेगा? 1 बचेगा। 3 में से 2 निकाल दो, कितना बचेगा? 1 बचेगा। 4 में से 3 निकाल दो, कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो कितना भी हम लेके चले जाए, अगर क्रमागत ले रहे हैं यानी लगातार संख्याएं ले रहे हैं या लगातार पूर्णांक ले रहे हैं, तो अंतर हमेशा 1 आएगा। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक क्या होता है? इंटीजर्स इंग्लिश में बोलते हैं। पूर्णांक क्या होता है? इंटीजर सम ऑफ सेट ऑफ निगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और जीरो, इन तीनों का समूह होता है। हाँ, जेड से इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। इसमें क्या आएगा? निगेटिव नंबर भी आएगा, -4 -3 -2 -1, जीरो भी आएगा, 1 2 3 4, ठीक है। यानी अगर हम फ्रैक्शन या बटे का डिजिट छोड़ दे तो बाकी पूर्णांक में सब आते हैं। अच्छा, तो क्या प्लस नंबर का तो हम देख लिए 1 होता है, क्या माइनस नंबर का भी होता होगा? हाँ देखो, देखो क्रमागत घटाओ यानी 1 से 2 घटा दो। अरे -1 है, तो -1 से -2 घटा दो। घटा के देखो कैसे आएगा। -1 से क्या घटा दो? -2 -2 घटाना है, तो -1 और माइनस +2 कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, 2 में 1 जाएगा, 1 बचेगा। तो चाहे हम निगेटिव ले चाहे पॉजिटिव ले, हमेशा क्या आएगा? दो क्रमागत संख्याओं का अंतर हमेशा 1 आएगा। अगर हम जीरो ले तब भी, जीरो में से 1 को घटाओगे तब भी 1 आएगा। मतलब इधर से लोगे तो 1 से 0 को घटाओगे, अगर इधर से लोगे तो 0 से 1 घटाओगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमेशा क्या आएगा? क्या आएगा? 1 ही आएगा। क्रमागत इंटीजर जब भी हम लेंगे तो उनका डिफरेंस हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। एक चीज आपको और पता होनी चाहिए कि हम बड़े से छोटा घटाते हैं, इसलिए बड़े से छोटा ही घटाएंगे। ठीक, क्रमागत लेना है, किन्हीं दो इंटीजर का अंतर 1 नहीं आता है। क्रमागत मतलब समझ रहे हो ना, जैसे 1 के बाद 2, 3 के बाद 4, 2 के बाद 3, ऐसे लेना है। ये नहीं 4 और 6 का ले लो, तब नहीं आएगा। अब छठवां, ठीक है, छठवां रेखाखंड किसे कहते हैं? छठवां रेखाखंड किसे कहते हैं? रेखाखंड की डिफिनीशन लिख लो। रेखाखंड क्या होता है? रेखा का एक भाग होता है। रेखाखंड क्या होता है? पार्ट ऑफ लाइन होता है, रेखा का एक भाग होता है। या ऐसे भी लिख सकते हो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखाखंड कहते हैं। या रेखाखंड का, या रेखा का वह भाग जिसकी दूरी निश्चित होती है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? रेखाखंड कहते हैं। जैसे ए ले लें और बी ले लें, तो ये क्या हो जाएगा? रेखाखंड हो जाएगा। ठीक है, रेखाखंड मतलब रेखा, अरे यार, ए और ले लें और बी ले लें, रेखा का भाग। अबे कितना भी ले लें, इतना बड़ा अमेरिका तक चले जाओ, लेकिन दो बिंदु होने चाहिए, उनके बीच की दूरी होनी चाहिए ना। लेकिन लाइन क्या, लाइन को हम कह सकते हैं दो बिंदु? नहीं, जो रेखा है वो रेखा पता नहीं कितनी तक जा रही है, उसका कोई अंत नहीं है। रेखा दो बिंदु के बीच की दूरी नहीं है, लेकिन ये दो बिंदु के बीच की क्या है? दूरी है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखाखंड कहते हैं, पूछा गया। सातवां कहाँ है क्वेश्चन? छठवां, सातवां देखो, सातवां का है -8 गुणे +7 75 गुणे 0। कह रहा है इसका मान बताइए 0। ठीक, और हमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्यों? 0 से किसी भी संख्या को भाग करते हैं
जीरो से किसी भी संख्या को गुणा करते हैं, किसी भी संख्या को गुणा करते हैं, संख्या को गुणा करते हैं, गुणा करने पर उत्तर जीरो ही आएगा। किसी को भी गुणा कर दो, जीरो से गुणा करोगे कहानी खत्म, सबका जीरो आएगा। ठीक, आठवां क्वेश्चन देखते हैं। आठवां देख लो। आठवां, मोहन ने एक माला बनाने में 1/3 मिनट का समय लिया। ठीक है, 1/3 मिनट में कितना माला बनाता है? बनाए गए माले की संख्या, अरे यार, बनाए गए माला की संख्या, बराबर 1/3 मिनट में मोहन एक माला 1/3 मिनट में क्या करता है? बनाता है। तो 1 घंटे 60 मिनट में कितना बनाएगा? 60 मिनट में बनाए गए माले की संख्या कितना हो जाएगा? 60 गुणे 1/1/3, यही तो होगा भैया। 1 मिनट में ना 60 मिनट में 60 गुणे 1 बनाएगा, और 1/3 मिनट 1 बनाता है, तो 1 मिनट में कितना, 60 मिनट में कितना बनाएगा? 1/3 भाग कर देंगे इसको, तो 60 हो गया 60। और जब भी गुणा करते, जब भी भाग को ऊपर ले जाते हैं, तो ये जो बटे में पलट जाएगा, तो ये 3 बटे क्या हो जाएगा? 1, यानी 60 3 80, 180 माला क्या करेगा? बनाएगा। 60 मिनट में कितना माला बनाएगा? 180। सिंपल सा है, 1/3 मिनट में 1 माला बनाता है, तो 60 मिनट में क्या होगा? 60 को भाग दे दो किससे? 1/3 से, तो हमारा 180 माला निकल के चला आएगा। ठीक है, अगर हम सिंपल वे में इसको समझें, 1/3 मिनट मतलब हुआ 20 सेकंड। एक माला बनाने के लिए ये 20 सेकंड लेता है। ठीक है, तो 60 मिनट, तो अगर हम 60 मिनट में 20 सेकंड निकाले तो कितना हो जाएगा? 20 20 40 20 60। 1 मिनट में कितने 20 सेकंड होंगे? 3 20 सेकंड होंगे। तो 60 मिनट में कितने 20 सेकंड होंगे? 60 3 180 20 सेकंड होंगे। तो भैया 20 सेकंड में एक माला बनाता है, तो 180 सेकंड में कितने माला बनाएगा? ओ सॉरी, तो 60 मिनट में 180 सेकंड होंगे, तो 180 माला ही तो बनाएगा। कहाँ गया डस्टर? अरे 60 मिनट में 180 सेकंड नहीं होंगे। 60 मिनट में मतलब 20 20 के 3 सेकंड ऐसे होंगे ना। सुन लो आप लोग ध्यान से, मैं थोड़ा गलत बोल दिया। जैसे देखो, 20 सेकंड में बनाए गए माले की संख्या, 20 सेकंड में क्या बनाता है? 1/3 मिनट में माना बनाए गए माले की संख्या 1 है, यानी 1/3 मिनट मतलब 20 सेकंड होता है। तो 20 सेकंड में वो एक माला बनाता है। 20 सेकंड में कितना माला बनाता है? एक माला बनाता है। तो यानी 20 सेकंड में एक माला बनाता है, तो 20 सेकंड 20 20 40 20 60, 60 सेकंड मतलब 1 मिनट होता है। यानी 1 मिनट में वो कितना माला बनाएगा? 3 माला बनाएगा। अगर वो 20 सेकंड में एक माला बनाता है, देखो 20 सेकंड में वो कितना माला बनाता है? एक माला बनाता है। तो 20 सेकंड में एक, प्लस 20 सेकंड में दो, प्लस 20 सेकंड में तीन, यानी 1 2 3, यानी 20 20 40 20 60, 60 सेकंड मतलब 1 मिनट, यानी 3 माला। 1 मिनट में वो 3 माला बनाता है, तो 60 मिनट में कितना माला बनाएगा? 60 गुणे 3 यानी 180 माला बनाएगा। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए ऐसे बताया हूं। अगर आपको सीधा सा डायरेक्ट आपको क्या करना है, 60 मिनट में पूछे तो 1/3 से भाग कर देना है। ये समझना बहुत जरूरी है। जो लोग नहीं समझ पाए होंगे ध्यान से देख लीजिए। 60/1/3, 60 को 1/3 से भाग दिया जाता है जब ए भागे बी होता है, बी बाई ए होता है, या कुछ भी मान लो। जब भी बटे में भाग किया जाता है, जब भाग ऊपर जाता है तो ये क्या हो जाता है? पलट जाता है जो बटा होता है। तो 3/1, 60 कितना आ जाएगा? 180। ये ध्यान रखिएगा। कहाँ गया डस्टर? ठीक है, 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। पटरी और प्रकार की सहायता से 60 अंश का कोड बनवा चुके हैं। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या लिखिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 की बात अगर हम करें, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, फिर वही बात, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों, कितनी बार ये चीजें पूछ रही है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या लिख दो। 3 अंकों की क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 9 9 9, 3 बार 9। इसका उत्तरवर्ती क्या हो जाएगा? उत्तरवर्ती तो पूछा है कि पूर्ववर्ती पूछा? उत्तरवर्ती यानी सक्सेसर पूछा है। उत्तरवर्ती क्या हो जाएगा? उत्तरवर्ती 9 9 का उत्तरवर्ती 9 9 9, उत्तरवर्ती में 1 प्लस, पूर्ववर्ती में 1 माइनस। 999 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 1000। हमारा क्या हो गया? आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कह रहा है। 11 कह रहा है 117 के संख्याओं का गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसमें से 13 एक संख्या है। 117 को हमको गुणनखंड के रूप में लिखना है, जिसमें से 13 इसका एक गुणनखंड है, तो दूसरा क्या होगा? 13 9 ये 117, यही तो होगा। भाग कर दो ना, 117 ही तो 117 है। 13 से भाग कर दो 117 को, 13 9 ये कितना आएगा? 117। तो एक अगर 13 होगा तो दूसरा क्या होगा? 9 होगा। ठीक है, फैक्टर वही होता है जो दोनों फैक्टर, किसी भी संख्या का फैक्टर वो होता है, वो अगर किसी भी संख्या का फैक्टर है तो अपने फैक्टर से वो संख्या पूरी तरह से डिवाइड होगी। यानी 9 से 117 पूरी तरह से डिवाइड होगा, 13 से 117 पूरी तरह से डिवाइड होगा। और अगर किसी भी नंबर के फैक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो नंबर आना चाहिए 13 9 इंटू 17, तो कितना आ जाएगा? नंबर आ जाएगा। ठीक, 117 हो गया, दूसरा 11 12। लघु उत्तरीय प्रश्न। एक बगीचे की लंबाई, देखो 11 हो गया, 12 देखते हैं हम। 12 12 क्या कह रहा है? एक बगीचे की लंबाई 150 मीटर है। ठीक है, बगीचे की लंबाई कितनी दी हुई है? बगीचे की लंबाई, बगीचे की लंबाई कितनी दी हुई है? 115 मीटर है, 115 मीटर। ठीक है, चौड़ाई कितनी दी हुई है? बगीचे की चौड़ाई कितनी दी हुई है? बगीचे की चौड़ाई, चौड़ाई दिया हुआ है 45 मीटर। बगीचे की चौड़ाई दिया हुआ है 45 मीटर, 45 मीटर। तो बगीचे की चारों ओर घेरने के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी? आपको पता है, कल वाले भी वीडियो में बताया हूं कि जब भी किसी बगीचे को घेरना होगा, आयताकार है बगीचा, क्या है? एक बगीचे की तार की लंबाई और चौड़ाई दी है, मान के चलेंगे कि बगीचा क्या है? आयताकार है। तो उसका परिमाप निकालेंगे। अगर तार को हमको घेरना है तो क्या करेंगे? परिमाप निकालेंगे। तो परिमाप निकाल लीजिए, बगीचे का परिमाप निकाल लीजिए। परिमाप क्या होगा? 2l प्लस बी, यही लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 115 प्लस 45, कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी? तो 5 5 10 के 0, 2 गुणे 5 5 10 के 0, कैरी आया 1, 4 और 1 5 और 1 6, 160 हो जाएगा। 45 15 160, 6 दूनी 12, 2 कम 2, 6 दूनी 12 2, यानी 320 मीटर तार की आवश्यकता होगी, जिससे बगीचा चारों तरफ से क्या होगा? घेर जाएगा। ठीक, भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण कीजिए। एक कल वाले वीडियो में ही बताए हैं, भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण कीजिए। देखो कर दे रहे हैं फिर से, भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों को, दोनों में कल वाले जो वीडियो था, इससे पहले वाला वीडियो जो होगा आपको देखेंगे, यानी 2023 वाले सेट में, उसमें आपको त्रिभुज का डिफिनेशन भी बताया है, भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज बताए हैं और कोणों के आधार पर भी त्रिभुज बताया। इसमें खाली भुजाओं के आधार पर पूछा है। ठीक है, तो भुजाओं के आधार पर, अरे यार कहाँ है? भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण कीजिए। देखो कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 12 होगा। क्वेश्चन नंबर 13, भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों को 3 भागों में बांटा गया है। भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, के आधार पर त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया है।
3 भागों में बांटा गया है, बांटा गया है। पहला समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों, इक्विलैटरल ट्रायंगल इंग्लिश में कहते हैं। दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, दो भुजाएं जिसकी बराबर हो, कोई दो भुजाएं, समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोस्केलस ट्रायंगल कहते हैं अंग्रेजी में। तीसरा विषम बाहु, कोई भी भुजा बराबर ना हो, विषम बाहु त्रिभुज, कोई भी भुजा बराबर ना हो। समबाहु, तीनों भुजा बराबर, तीनों भुजा बराबर। कैसे? समद्विबाहु, कोई दो भुजा बराबर, कोई दो भुजा बराबर। कोई भी भुजा बराबर ना हो, कोई भी भुजा बराबर ना हो। तो अगर आपसे पूछ ले डिफिनीशन, आपसे डिफिनीशन भी पूछ ले, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजा बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो, विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। समबाहु इक्विलैटरल, समद्विबाहु आइसोस्केलस ट्रायंगल और विषमबाहु स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है। 14 हो गया ना? 13 नहीं, 13 हो गया, 14 चलते हैं। चौदह क्या कह रहा है देखो, एक दुकानदार ने ₹1500 का कोट 25% छूट देकर बेचा। ठीक है, 25% छूट देकर बेचा। बताइए कोट कितने में बेचा? पहले कोट का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, 1500 रुपए का कोट एक दुकानदार ने ₹1500 का कोट 2500% में छूट देकर बेचा। क्रय मूल्य तो पता ही है हमको, क्रय मूल्य क्या है हमारा? ₹1500। छूट कितना दिया है? छूट परसेंट अगर हम लिख लें तो कितना है? 25%। तो छूट कितना देगा हमको? किसका 25% छूट देगा भाई? क्रय मूल्य पे ही तो छूट देता है, 1500 का ही तो 25% छूट देगा। यानी 1500 गुणे 25/100, 25 चौका 100, 4 3 12। ठीक है, 4 3 12, कितना इधर गया? 3 इधर गया, 4 7 28, 4 5 20, यानी 375 रुपए क्या किया है? वो छूट दिया है। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस छूट। भाई जितना था, जितना छूट दे दिया उतना पैसा क्या कर दो उसका? छूट नहीं, छूट यार, छूट जितना दे दिया उतना घटा दो। क्रय मूल्य हमारा 1500 है, 1500 में छूट कितने का दिया? 375 रुपए का दिया। देखो सही काटे हैं, 25 एकम 25, 25 चौका 100, 4 एकम 4, 4 3 12, 12 3 15, 3 इधर का, 4 7 28, 2 इधर। सही है, घटा दो। 10 में 5 जाएगा, कितना बचेगा? 5 बचेगा। यहाँ कितना बचा? 9, 9 में 7 जाएगा, कितना बचेगा? 2। यहाँ कितना बचा? 4, 4 में 3 गया, कितना बचा? 1 और 1, यानी 1125 रुपए में उसको क्या करेगा? अब ये बेच देगा। 1125 रुपए में क्या करेगा? बेच देगा। ये एक है, साथ मत समझ लेना। 1125 रुपए में क्या करेगा? बेच देगा उसको। ठीक, विक्रय मूल्य पूछा था, तो विक्रय मूल्य हमारा क्या हो गया? 1125 रुपए हो गए। 14 हो गया। 15 देखते हैं, 15 देखो, 15 कह रहा है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 5 और 175 है। बहुत सही। 15 लासा कितना दिया हुआ है? महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, यानी लासा दिया हमको 175, पहले मासा दिया हुआ है, और मासा कितना है? 5 दिया हुआ है। मासा भैया 5। ठीक, यदि दोनों संख्याओं का अनुपात 5:7 है, दोनों संख्याओं का अनुपात, दोनों संख्याओं का अनुपात
संख्याओं का अनुपात 5:7 है। 5 और 7 ही तो दिया, 5:7 है। माना पहली संख्या, अनुपात में क्या बताएं, x मान लो तुरंत। माना पहली संख्या 5 अनुपात है तो 5x, दूसरी संख्या 7x। समझ रहे हो, पहली संख्या 5x, दूसरी संख्या 4x। 9 प्रश्नानुसार क्या है, क्या पूछा हमसे, तो बड़ी संख्या का मान ज्ञात करो। बड़ी संख्या का मान ज्ञात करो। ऑब्वियसली बड़ी संख्या जो 7 है यही वाली होगी। देखो हमको पता है a इंटू बी, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, बराबर क्या होता है l इंटू एम। लासा इंटू मासा लिख लो भैया, ना समझ पाओ तो लासा इंटू मासा, l इंटू एच होता है लासा इंटू मासा। a कितना है हमारा 5x है, गुणे b कितना है 7x है। लासा हमारा कितना है, हमारा लासा कितना है 5, सॉरी 125। मासा कितना है 5, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आगे लासा लिखो चाहे पीछे मासा लिखो। 7 पचे कितना हो जाएगा 35। x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x स्क्वायर, कई बार आपको बता चुके हैं x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होगा, x प्लस x टू एक्स होगा। एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा 125 गुणे 5/35 आ जाएगा नीचे। 5 इंकम 5, 5 सत्ते 35। 7 से क्या ये कटेगा 125, 125 नहीं 175 है भाई, वही तो कह रहा हूँ कैसे कटेगा। 175 दिया है ना लासा, 175 काटो 7 से, 7 अक्कम 7, 7 दूनी 14, 7 बचे 35, यानी एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया 25। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बराबर, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर बराबर 25, एक्स स्क्वायर बराबर 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 5 आ गया, 5 से 5 कट जाएगा। ठीक, एक्स बराबर क्या आ गया 5 आ गया। अब समझो x बराबर कितना आ गया 5। देखो x बराबर प्लस माइनस 5 आएगा, अनुपात में माइनस माइनस कट जाएगा, बात वही होगी। तो x बराबर कितना आ गया 5। तो अब हमको क्या चाहिए, बड़ी पहली संख्या दूसरी संख्या पूछा है। देखो पहली संख्या निकाल लो कितनी होती है, 5 इंटू 5, 5x है ना 25। दूसरी संख्या 7 इंटू 5 बराबर 35। तो बड़ी संख्या हमारी क्या होगी, दूसरी संख्या होगी, यही होगी क्या बड़ी संख्या पूछा, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी हमारी 35 हो जाएगी। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। वही क्वेश्चन है, वही फार्मूला लग रहा है, थोड़ा चेंज करके दे रहा है चीज़ों को। ठीक है, अब हर पेपर में सेम तो उठा के नहीं दे सकते ना यार, हमारा डस्टरवा कहा गया था। 16 देखो क्या कह रहा है, 15 के बाद 16, 16 देखो क्या कह रहा है, 16 कह रहा है व्यंजक एक्स स्क्वायर माइनस 5x में से व्यंजक 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 को घटाइए। एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x से व्यंजक 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 को घटाइए। 16 क्या कह रहा है, कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 में से व्यंजक है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 में से 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 को घटाइए। ठीक है, देखो घटा दो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 में से किसको घटाना है, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6x और माइनस 3, प्लस माइनस माइनस। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर
जो स्क्वायर स्क्वायर है उसको साथ में कर लो, प्लस 6x और माइनस 5x, चाहे आप यहीं डायरेक्ट घटा दो, कोई जो कांस्टेंट है उसको साथ में कर लो। एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर निकालोगे कितना बचेगा, माइनस, भाई 3 से निकालो माइनस 2x स्क्वायर, 6 में से 5 निकालोगे कितना बचेगा, प्लस x बचेगा, 4 में से 3 निकालोगे कितना बचेगा, प्लस 1 बचेगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस, ठीक है, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। 17 क्या कह रहा है, कह रहा है विजातीय व्यंजक किसे कहते हैं बताइए, विजातीय व्यंजक किसे कहते हैं, व्यंजक किसे कहते हैं, व्यंजक किसे कहते हैं, उत्तर देखो, डेफिनेशन देखो, विजातीय व्यंजक ऐसे व्यंजक, ऐसे बीजीय व्यंजक, ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात, ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें, व्यंजक जिनके लिख लो, चर की घात अलग अलग होती है, अलग, अरे यार, चर की घात अलग अलग होती है, होती है, विजातीय व्यंजक कहलाते हैं, व्यंजक कहलाते हैं। जैसे 2x हो गया, 3x स्क्वायर हो गया, 4⁴ हो गया, 5x क्यूब हो गया। देखो ये सारे व्यंजक क्या सजातीय हैं या विजातीय हैं, विजातीय हैं। क्यों, क्योंकि सबसे पहले चर समझो क्या होता है, यही x जो होता है जिसकी वैल्यू हमको नहीं पता होती है ना, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, x y z a b c, ये सब क्या होते हैं, चर होते हैं। इनका घात अलग अलग हो, जैसे यहाँ देखो घात 1 है, यहाँ घात 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो जब घात अलग अलग होंगे तो वो व्यंजक क्या कहलाएंगे, विजातीय व्यंजक कहलाएंगे। अब हम सजातीय भी पढ़ लेंगे क्या होता है, दूसरा सजातीय भी लिख लो, वो भी पूछ सकता है। सजातीय, सजातीय व्यंजक किसे कहते हैं, बस वही ऐसे व्यंजक, ऐसे बीजीय व्यंजक, ऐसे बीजीय व्यंजक जिनका, जिनके चर की घात, चर की घात समान होती है, समान होती है। ठीक है, अब इसको एक टर्म में लिखना, 2, 4, जैसे ये दोनों विजातीय हो गए, ये दोनों विजातीय हो गए, ठीक है, दो में ही तो तुलना करेंगे। व्यंजक जिनके घर की घात समान होती है, सॉरी चर की घात समान होती है, उन्हें सजातीय व्यंजक कहते हैं, सजातीय व्यंजक कहते हैं, व्यंजक कहते हैं। जैसे 4x, 5x, दोनों के घात 1 है, और ले लो कोई 6y माइनस 7y, सॉरी माइनस नहीं, कॉमा, ठीक है, घात समान हो, स्क्वायर में ले लो 3x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, घात समान हो बस, और हमसे कोई मतलब नहीं। यहाँ भी घात 1 है, यहाँ भी 1 है, आप स्क्वायर क्यूब कुछ भी ले लो, बस दोनों के घात जो लो वो समान होने चाहिए। तो ये टर्म क्या कहलाएंगे, लाइक टर्म कहलाएंगे या सजातीय व्यंजक। ये व्यंजक क्या कहलाएंगे, विजातीय अनलाइक टर्म या विजातीय व्यंजक कहलाएंगे। 18 लास्ट क्वेश्चन, अजय के घर से बाजार की दूरी, अजय के घर से बाजार की दूरी, बाजार की दूरी
11.5 किलोमीटर। ठीक, इसी रास्ते पर उसका विद्यालय बाजार से 1.2 किलोमीटर दूरी पर है। तो बाजार से विद्यालय की दूरी, बाजार से विद्यालय की दूरी कितनी है? 1.25 किलोमीटर। तो पूछ रहा है अजय के घर से विद्यालय की दूरी कितनी है। अजय के घर से विद्यालय की दूरी कितनी हो जाए? देखो, अजय के घर से बाजार की दूरी कितनी है? 11.5 किलोमीटर है। और बाजार से विद्यालय की दूरी कितनी है? 1.25 किलोमीटर है। अजय के घर से बाजार की दूरी 11.5 किलोमीटर है और बाजार से विद्यालय की दूरी कितनी है? 1.25 किलोमीटर है। तो अगर हम बाजार में अजय जैसे बाजार की दूरी, जैसे अजय पहले बाजार पहुंचा 11.5 किलोमीटर चलकर, और बाजार से विद्यालय की दूरी कितनी है? 1.25 किलोमीटर। तो यानी बाजार से उसको 1.25 किलोमीटर अगर और जाएगा तब विद्यालय मिलेगा। तो अजय के दूरी में और बाजार की दूरी में दोनों जोड़ दे तो हमारा काम पर, अजय के घर से बाजार की दूरी और बाजार से विद्यालय की दूरी क्या हो जाएगी, हमको आसानी से पता चल जाएगा आराम से। तो यानी 11.5 प्लस 1.25। तो देखो 11.5 में 1.25 ऐड कर दो, 5 5 2 7 1 1 2, यानी 12.75 किलोमीटर की दूरी पर क्या है? अजय के घर से विद्यालय की दूरी है। अजय के घर से किसकी दूरी है? विद्यालय की दूरी 12.75 किलोमीटर है। ठीक है, ये हुआ समाप्त। आपका एक पेपर और बचा है 2025 का, वो भी आपको 1-2 दिन में वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मुझे बताइए, मैं कोशिश करूंगा आप उसको सुधारने की। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।